माइंड फाइव एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आप लोगों को ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए और यह क्लास को छोड़िए मत, क्योंकि सीटेट के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, माइंड फाइव एकेडमी चैनल। आज का जो सिद्धांत है वो है ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दी थी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जनक B.S. ब्लूम हैं। कौन थे? B.S. ब्लूम। इन्होंने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा। क्वेश्चन ये आता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण ब्लूम ने कितने भागों में किया है। तो 3 में किया है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, 3 भागों में किया है। लेकिन संज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम ने 1956 में दिया और भावात्मक पक्ष क्लॉथ बॉल मसिया 1965 में दिया। क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन ने 1969 में दिया। तो अब आते हैं अपने अंदर टॉपिक पर। तो ब्लूम का वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। क्वेश्चन आता है कौन सा वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। तो ब्लूम का वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। B.S. ब्लूम ने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी वो इस समय सर्वोत्तम मानी जाती है। संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, इस क्षेत्र में बौद्धिक पक्ष आता है। कौन सा? बौद्धिक पक्ष आता है। इस क्षेत्र में समाहित क्रियाओं को 6 भागों में विभक्त किया है। क्वेश्चन आता है संज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में विभाजित किया है। तो 6 भागों में संज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम टैक्सोनॉमी में बांटा गया है। जो पहला है ज्ञानात्मक यानी नॉलेज। ज्ञानात्मक नॉलेज यह सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन आता है ज्ञान, नॉलेज कैसी इकाई है। तो ज्ञान एक सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सी? सबसे छोटी इकाई होती है ज्ञान। इसमें सूचना तथा आंकड़े का प्रत्यास्मरण, प्रतिमान या परिभाषा वितरण करना होता है। जैसे इसका जो उदाहरण है, छात्र मौलिक अधिकारों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। किसमें? ज्ञान में, यानी नॉलेज। अगला क्वेश्चन, आगे का टॉपिक चलता है शुरू। दूसरा होता है ज्ञान के बाद होता है अवबोध, अबोध या बोध। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग। तो ज्ञान प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति के बाद अब वह आत्म उद्देश्य की प्राप्ति होती है। किसमें? अबोध या बोध, अंडरस्टैंडिंग में। इस उद्देश्य में परिभाषा देना, अनुवाद करना, वर्गीकरण करना, उदाहरण देना, तुलना करना आदि शामिल है। जैसे इसका जो उदाहरण है वो है छात्र नागरिकों के मूल कर्तव्य और अधिकारों की तुलना कर सकेगा। इसका जो उदाहरण है। तीसरा है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन। इसको स्मरण की गई, समझी गई विषय वस्तु को नवीन परिस्थितियों में प्रयुक्त करने की योग्यता है। तो इसका जो उदाहरण है, छात्र नागरिकों के अधिकार संबंधी एवं संवैधानिक संशोधन की समीक्षा कर सकेगा। किसमें? ज्ञानोपयोग में, एप्लीकेशन। चौथा इसका है विश्लेषण। विश्लेषण को कहते हैं एनालिसिस। विश्लेषण को क्या कहते हैं? एनालिसिस।
तो विषय वस्तु में विभिन्न अंग में विभक्त करके संरचना को समझने की योग्यता है। विषय वस्तु में विभिन्न अंग में विभक्त करके संरचना को समझने की योग्यता है, इसको विश्लेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, छात्र में गणना करना, मानचित्र पढ़ना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना आदि क्षमता का विकास होता है। किसमें? विश्लेषण। चौथा था। अब पांचवा है संश्लेषण। पांचवा संश्लेषण। संश्लेषण के अंतर्गत छात्र का सामाजिक अध्ययन, विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है संश्लेषण में। छठवां है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। यह विषय वस्तु के आकलन करने की योग्यता है। तो इसमें पहला है आंतरिक प्रमाण के रूप में आकलन, दूसरा है वह प्रमाण के रूप में आकलन। अब है दूसरा जो भाग है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, वो है भावात्मक पक्ष। तो ब्लूम द्वारा वर्गीकृत भावात्मक पक्ष के अंतर्गत शामिल है स्वीकार करना या प्राप्ति या ग्रहण करना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिसीविंग। क्या कहते हैं? रिसीविंग। तो यह प्रारंभिक एवं निम्नतम स्तर है। कौन सा? प्रारंभिक एवं निम्नतर स्तर है। सीखने वाले उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। सीखने वाले उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। किसमें? स्वीकार करना, प्राप्ति, ग्रहण करना। अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, उत्प्रेरणा। अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, उत्प्रेरणा। अवधान में अधिक अनियमितता की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारिक की दृष्टि से इसे अभिरुचि भी कहा जाता है। कौन सा? व्यवहार की दृष्टि से इसे अभिरुचि भी कहा जाता है। किसको? अनुक्रिया को। तीसरा है मूल्य निर्धारण, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वैल्यूइंग। इसमें व्यवहार की प्रक्रिया आती है, इसे अभिवृत्ति कहा जाता है। संगठन व्यवस्था, इसको चौथा है संगठन या व्यवस्था। इसको अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवस्था को ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्ति का व्यवहार सामान्य का किसी एकांकी अभिवृत्ति से उत्प्रेरित न होकर अभिवृत्ति समूह से होता है। क्वेश्चन आता है, संगठन में अभिवृत्ति से उत्प्रेरित न होकर अभिवृत्ति से समूह होता है। किसमें? संगठन व्यवस्था में। ऐसे समूह को संगठित रूप को व्याख्या कहते हैं। ऐसे समूह को संगठित रूप को व्याख्या कहते हैं। पांचवा है मूल्य का लक्षण वर्णन। मूल्य का लक्षण वर्णन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू कॉम्प्लेक्स। मूल्य का लक्षण वर्णन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू कॉम्प्लेक्स। तो मूल्यों को निरंतर आत्मसात करने से कार्य प्रभावित होते हैं। किससे? मूल्यों को निरंतर आत्मसात करने से कार्य प्रभावित होते हैं। व्यक्ति इस प्रक्रिया से एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जो जीवन दर्शन के लिए उपयोगी है। तो भावात्मक पक्ष 5 भाग होते हैं भावात्मक पक्ष के। तीसरा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का भाग है वो है क्रियात्मक, साइकोमोटर डोमेन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। परिचालन, इसे निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जाता है या किया जा सकता है। परिचालन कार्यवाही, मैनिपुलेशन इज कार्य में शुद्धता लाने के लिए निर्देशों का पालन करता है।
शुद्ध नियंत्रण को कहते हैं कंट्रोल। धीरे धीरे नियंत्रण द्वारा कार्य को शुद्ध सही करना प्रारंभ करता है। संयोजन, समायोजन, कोऑर्डिनेशन वह क्रमबद्ध रूप से कार्य को करते हुए कार्य में सामंजस्य बैठता है। तीसरा इसका ये है। चौथा है उद्दीपक, स्टिमुलस। उद्दीपक को अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस। व्यक्ति किसी भी कार्य को होते स्वयं देख प्रारंभ कर देता है। दूसरे का कार्य होते हुए स्वयं अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, उसको उद्दीपक स्टिमुलस कहते हैं। स्वाभाविकरण, इसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन धीरे धीरे वह कार्य व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, आदत कौशल के रूप में दर्शाया जाता है। छठवां है आदत या निर्माण, तो इसको कहते हैं हैबिट या फॉर्मेशन। क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम स्तर है। इन पक्षों को अलग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो आज का था ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। तो ये सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से इसको एक बार और देख लेना वीडियो को। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।